सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की लोकतांत्रिक से अध्याय 6 पढ़ेंगे। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ये हमारे पाठ का नाम है। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की भी भूमिका होती है। इसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरों की इस काल्पनिक घटना के जरिए यह समझेंगे कि चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। यानी पुलिस आती है, FIR दर्ज करती है और अदालत में केस जाता है। फलस्वरूप इन प्रक्रिया को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपकी किताब में एक चोरी की घटना के चित्र दे रखे हैं, उससे नीचे पढ़ेंगे अपन। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चारों अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इन मामलों में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर समझें। यानी चित्रकथा में बताया गया है कि पुलिस ने क्या किया, सरकारी वकील ने कैसे बचाव किया, बचाव पक्ष के वकील ने कैसे अपने वकील की बचाव किया और न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, यानी पुलिस क्या करती है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस प्रकार से के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में अपना प्रपत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय के शुरुआत में कहा गया कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश में कानून के अधीन है, यानी हर व्यक्ति को हमारे देश के बने हुए कानूनों को मानना पड़ता है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए
जांच करनी चाहिए, यानी पुलिस को भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि वह दोषी है या नहीं, और सज़ा देने का काम किसका होता है? न्यायालय का होता है। इसलिए पुलिस इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। विधानसभा के अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी जो गिरफ्तार होता है व्यक्ति, उसके लिए क्या कानून है? गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण की जा रही है, यानी उस व्यक्ति को कारण पता होना चाहिए कि मुझे किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, यानी गिरफ्तार करने के बाद उसको केवल 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है पुलिस को। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने ना। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में जब वो थाने में बंद होता है, में किसी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, यानी यातना का मतलब होता है पुलिस उसको मारपीट नहीं सकती जब तक अदालत में इसकी कार्रवाई सिद्ध नहीं होती है या उसको जैसे रिमांड की आदेश नहीं दिए जाते हैं, तब तक गिरफ्तार व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक यातना या दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, यानी उससे कोई डरा धमका के कोई बयान नहीं लिया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन यदि इस प्रकार कभी कुछ हो जाता है तो हमें ये बातें ध्यान होने चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एन अन्य नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमलता के बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करने होते हैं। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। यानी ये हमने देखा कि किस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, किस तरह से वकील काम करते हैं पक्ष और विपक्ष के, और जज की क्या भूमिका होती है, ये हमने इसमें देखा है। अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। आखिरी निर्णय कौन देता है? न्यायाधीश। जैसे खेल में आखिरी निर्णय किसके हाथ में होता है? अंपायर के हाथ में।
निष्पक्ष भाव और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। धन्यवाद। अगला हम कल पढ़ेंगे।